Hello and welcome to another episode of India and नमस्कार और Global इंडिया Left. एंड ग्लोबल लेफ्ट If के you are new एक to और this एपिसोड में show, आपका please स्वागत hit है। that अगर subscribe आप इस शो में button नए and हैं also तो कृपया consider सब्सक्राइब बटन becoming a दबाएं। YouTube साथ ही member आप if you YouTube मेंबर feel बनने, that donating पैट्रियन पर small जुड़ने amount या will विवरण really बॉक्स में दिए गए help लिंक के us माध्यम से this थोड़ी सी राशि दान mission. करने पर भी Without विचार कर सकते further हैं। ado, let me अब बिना welcome किसी our देरी के guest मैं आज tonight, रात के हमारे अतिथि Professor प्रोफेसर Norman नॉर्मन फिंकेलस्टीन का Finkelstein. स्वागत करना चाहता हूँ। Professor प्रोफेसर Finkelstein is a फिंकेलस्टीन leading इज़राइल फ़िलिस्तीन scholar संघर्ष of पर एक प्रमुख विद्वान है और उनकी Israel-Palestine प्रसिद्ध conflict, पुस्तकों में and गाज़ा, his एन well-known इनक्वेस्ट इनटू books इट्स मार्टरडम और includes द होलोकॉस्ट Gaza इंडस्ट्री and शामिल हैं। Inquest प्रोफेसर into फिंकेलस्टीन Martyrdom इंडिया and the एंड ग्लोबल Holocaust लेफ्ट में आपका Industry. एक बार फिर स्वागत है। Professor Finkelstein, welcome back to India and Global Left. मुझे आमंत्रित करने के हेतु I wanted to discuss मैं आपके साथ the अमेरिका US इजराइल के ईरान पर युद्ध के बारे में चर्चा करना चाहता था। शायद शुरुआत करने का अच्छा तरीका ये होगा कि पहले मैं आपके विचार सुनूं कि क्या चल रहा है और फिर मेरे पास कुछ आगे के प्रश्न हैं। and then I have a few questions to follow up. Well, let me begin with the caveats. ठीक है। Number one, सबसे I am पहले very नंबर far एक, from मैं ईरान का expert विशेषज्ञ Iran. होने से बहुत दूर हूँ। Number two, I have no नंबर दो, military मुझे knowledge सैन्य मामलों का whatsoever. कोई ज्ञान नहीं है। So if you're going to तो अगर आप ask मुझसे me ईरान about के Iranian इतिहास के बारे में history, पूछने जा रहे हैं तो आप or गलत जगह पर treaty, पूछ and रहे you're हैं। gonna ask me who's और अगर gonna आप मुझसे win, पूछेंगे कि कौन जीतेगा तो आपको कोई you're सूचित not gonna उत्तर get नहीं an मिलेगा। informed answer. You're gonna आपको get a एक much इच्छा more सूची मिलेगी, uninformed न कि कोई answer. जानकारीपूर्ण जवाब। Um, जहाँ तक as to मौजूदा the स्थिति की बात है, situation सबसे now, पहले first of ये all, पूरी तरह से is अनुमानित थी। predictable, and I said it. I wrote मैंने it ये down. बात शायद एक साल पहले लिखे गए एक लेख में कही थी, A year ago now, कुछ सैमसन और it's कसांद्रा जैसा शीर्षक Cassandra, था। and मैंने तब कहा Cassandra था and कि ये उस समय Cassandra पूरी तरह से are अनुमानित था, And I said यानी कि it was इज़राइल ने very 4 अक्टूबर को predictable at the निश्चित रूप time, से एक संकट के namely रूप में that देखा, Israel और जो took हुआ October उस पर 7th शायद एक as a क्षणिक शोक भी crisis for मनाया sure, गया। and there was probably a moment's lamentation over what happened, but then they rubbed their palms of their hands in glee. Here लेकिन was फिर a उन्होंने खुशी historic से अपने opportunity हाथ such और that, हथेलियां रगड़ी। first of all, it यहाँ had एक no ऐतिहासिक अवसर था, ऐसा जो वास्तव में निनीसा 48 के युद्ध को छोड़कर किसी और से मेल नहीं खाता था। मैं तो ये भी नहीं कहूँगा कि 4 अक्टूबर की घटना का कोई मिसाल था। 1967 के युद्ध में अपनी समस्याएं थीं। जून 1967 में इज़राइल को शुरुआत में ये दिखावा करना पड़ा कि मिस्र ने पहला गोला दागा था। अगर आप अब्बा एबन का 7 जून 1967 का भाषण सुने तो वे अब भी ये दावा कर रहे थे कि उस युद्ध में पहला गोला मिस्र ने ही दागा था। दूसरी बात, 1967 में संयुक्त राष्ट्र इज़राइल का निष्क्रिय उपकरण नहीं था। उस समय संयुक्त राष्ट्र के महासचिव यूथांट, एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति, बोरहाउस एलक्वीस, वे इज़राइल के प्रभुवरत। He was not in Israel's pocket. And he wasn't in the, first of all, the US and Israel hadn't yet और वह उसमें नहीं। सबसे पहले अमेरिका और इज़राइल के बीच तब तक संबंध पूरी तरह मजबूत नहीं हुए थे, इसलिए अमेरिका अभी इज़राइल के प्रभाव में नहीं था। मीनीज़ 67 में इज़राइल के इतिहास में इज़राइल के लिए वास्तविक समस्याएं थीं। मीनीज़ 48 में तो ऐसा लग रहा था कि सेनाएं इज़राइल को नष्ट कर देंगी, जिन्हें तथाकथित आक्रमणकारी अरब सेनाएं कहा गया। इसलिए उस समय उनके लिए स्थिति कुछ आसान थी। एक बड़ा कहें तो एक बड़ा ऐतिहासिक अवसर था, लेकिन 4 अक्टूबर ने इज़राइल के लिए नए क्षितिज खोल दिए। उसकी सभी इच्छाएं, मेरा ख्याल है यही शब्द है, उसके सभी लक्ष्य, उसकी आकांक्षाएं अब सामने थीं। वे अब एक वास्तविक संभावना बन गई थीं, और इस तरह गाजा के प्रश्न का समाधान, गाजा के विनाश का विचार और वेस्ट बैंक के प्रश्न का समाधान, ये सब अब भी एजेंडे पर हैं। Solving the West Bank question, that's still on the agenda, and if the war really heats up, and if Israel, quote unquote, और अगर युद्ध वास्तव में भड़क उठता है, और अगर इज़राइल यूं कहें तो अस्तित्वगत खतरे का सामना करता है, तो वे उस नए अवसर का उपयोग करके वेस्ट बैंक की पूरी आबादी को बाहर निकाल देंगे। हिजबुल्लाह को कमज़ोर करने की संभावना थी, जो पूरी हुई, और फिर वह बड़ी मगिला थी जिसके बारे में मैंने सैमसन और कसांद्रा लेख में लिखा था कि वे ईरान पर हमला करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत लंबे समय से उनके योजनाओं में शामिल रहा है।
अब अवसर स्वयं प्रस्तुत हुआ और इज़राइल ने उसका लाभ उठाया। इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि इज़राइल ऐसा करेगा। मेरे दृष्टिकोण से जो दिलचस्प बात थी वो ये थी कि जैसा कि आप जानते हैं, मानवाधिकार कानून में या मानवाधिकार समुदाय में सबसे बड़ा अपराध नरसंहार माना जाता है। Crime of crimes is genocide. That's what it's called. And as Robert इसे यही कहा जाता है। और जैसा कि न्यूरनबर्ग में अमेरिकी अभियोजक रॉबर्ट जैक्सन ने कहा था, उन्होंने आक्रामकता को सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय अपराध बताया था। ये देखने योग्य बात थी। मैं कहूँगा, अगर कोई बाहरी ग्रह का प्राणी हमारे ग्रह पर उतरता तो उसके लिए ये दृश्य देखने योग्य होता कि इज़राइल और उसका मुख्य समर्थक संयुक्त राज्य अमेरिका ने गाजा में अपराधों का अपराध किया, और एक पल के लिए भी, एक पलक झपकने जितना भी अंतर नहीं था उस अपराध के निष्पादन और उस सर्वोच्च आक्रामकता के अपराध के बीच जिसे रॉबर्ट जैक्सन ने कहा था, जो इज़राइल और अमेरिका ने किया। 29 फरवरी या 28 फरवरी, खैर ये 28 फरवरी ही होना था क्योंकि फरवरी में केवल 8 दिन होते हैं। 28 फरवरी, ये मात्र, खैर काश मैं इसे निर्लज्जता कह पाता। I could call it brazenness. I wish I could call it audacity. काश मैं इसे दुस्साहस कह पाता। लेकिन अगर आप सुरक्षा परिषद की बात सुने तो बहुत सारे देशों ने इसका समर्थन किया। मैं तो बस हक्का बक्का रह गया। जब मैं डेनमार्क के प्रतिनिधि को सुन रहा था, जो पहले ही ट्रंप का अनुभव कर चुका था, तब मेरा मुंह खुला का खुला रह गया और एक शब्द भी नहीं, एक अक्षर भी नहीं। आलोचना की तो बात ही छोड़िए, अमेरिका या इज़राइल की आलोचना तक नहीं की, जिन्होंने ईरान के खिलाफ खुलेआम आक्रामक युद्ध छेड़ दिया। ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सबसे घोर, सबसे भयानक उल्लंघन था। फ्रांस सुरक्षा परिषद की बैठक में 7% अमेरिका और इज़राइल के साथ खड़ा था। ब्रिटेन सुरक्षा परिषद की बैठक में परिषद का अध्यक्ष, यहाँ एक फर्क है, सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष और महासचिव गुटेरेस के बीच। And Gutierrez is the Secretary General. The President of the Security Council is a Brit. सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष एक ब्रिटिश हैं, ब्रिटेन के प्रतिनिधि। उन्होंने जेफरी सैक्स को बोलने की अनुमति भी नहीं दी, जबकि आमतौर पर वे नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को अनुमति देते हैं। और इस बार रूसियों ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि ब्रिटिश सुरक्षा परिषद में धांधली कर रहे हैं। कोई शर्म नहीं, कोई शर्म नहीं। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि अमेरिका ने जो किया वह निर्लज्ज था, क्योंकि निर्लज्ज का मतलब होता है कि उस कृत्य से आक्रोश उत्पन्न हो, लेकिन इस आक्रामकता से कोई आक्रोश उत्पन्न नहीं हुआ। जानते हैं क्या हुआ? इस आक्रामकता से ईरान पर आक्रोश उत्पन्न हुआ, क्योंकि उसने अपनी रक्षा करने की हिम्मत की। ईरान पर आक्रोश उत्पन्न हुआ। मैं रूसियों से सहमत था। देखिए, मैं पुतिन का बड़ा प्रशंसक नहीं हूं, मैं रूस का भी बड़ा प्रशंसक नहीं हूं। मैं उसकी दमनकारी और क्रूर प्रवृत्ति को पहचानता हूं। लेकिन वो आदमी, वो रूसी, उसने कहा, ये तो जैसे E3 यानी यूके, फ्रांस और जर्मनी है। उसने कहा, ये लोग जैसे किसी समानांतर ब्रह्मांड में रहते हैं। उसने कहा, ये तो जैसे दूसरी तरफ के आईने जैसा है। क्या तुम्हें समझ में आया अभी क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 का सबसे निर्लज्ज, चौंकाने वाला, खुला उल्लंघन, और वे ईरान को दोष दे रहे हैं। वे ईरान को दोष दे रहे हैं। ईरान ने क्या किया? ऐसा लगता है जैसे किसी ने अप्रसार संधि पढ़ी ही नहीं। अनुच्छेद 2 में साफ लिखा है, बिल्कुल लिखा है, हर देश को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा विकसित करने का अधिकार है। तो ईरान ने उसमें क्या उल्लंघन किया? कहाँ है सबूत कि ईरान ने अनुच्छेद 2 का उल्लंघन किया? तुम्हें पता है किसने आधी सदी से एनपीटी का उल्लंघन किया है? तुम्हें पता है किसने आधी सदी से उसका उल्लंघन किया है? Israel. अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस, क्योंकि अप्रसार संधि में एक लेन देन का सिद्धांत था। यह लेन यह था कि जो देश परमाणु शक्ति नहीं थे, वे शांतिपूर्ण विकास के बदले परमाणु हथियार विकसित करने के अपने अधिकार को त्याग देंगे। लेकिन एक और अनुच्छेद था,
अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 कहता है कि परमाणु शक्तियों को अपने परमाणु हथियारों को समाप्त करने के लिए गंभीर वार्ताओं में शामिल होना होगा। इसमें कभी यह नहीं कहा गया कि जिनके पास परमाणु हथियार हैं उन्हें रखने का अधिकार है। अप्रसार संधि ने ऐसा नहीं कहा। उसने परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन की मांग की और इसका कारण बहुत सरल था, जो एनपीटी की प्रस्तावना में लिखा है। प्रस्तावना कहती है कि परमाणु हथियारों का उपयोग अकल्पनीय विनाश, मानव जाति के अंत का कारण बन सकता है। तो यदि उनमें ऐसी क्षमता है तो निश्चित रूप से आपको उनसे छुटकारा पाना ही होगा। So if that's their potential, of course you have to get rid of them. That's what the NP it never said you get to keep them. Everyone's saying कभी ये नहीं कहा गया कि आप उन्हें रख सकते हैं। हर कोई कह रहा है हमें यह सुनिश्चित करना होगा, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ईरान के पास कभी परमाणु हथियार न हो। सच में, सबसे पहले दोस्तों, गाजा में नरसंहार किसने किया? क्या वह ईरान था या इजराइल? दूसरा, हमें यह सुनिश्चित क्यों करना है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो, लेकिन हमें यह सुनिश्चित नहीं करना कि इजराइल के पास भी परमाणु हथियार न हो? ये क्या है? ये क्या है? वो पागल, सनकी शासन, राज्य, समाज, पूरा स्थान पूरी तरह से पागल हो चुका है। मुझे कहना होगा, ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं उस डेनिश प्रतिनिधि को सुन रहा था। क्या आप पागल हैं? क्या आप नहीं देख रहे कि अभी क्या हुआ? नैतिक कायरता की हद है। आप जानते हैं मार्क ट्वेन की मशहूर पंक्ति, जब भगवान ने भेड़ें बनाई तो इंसान अनावश्यक हो गए। हाँ, अनावश्यक। जब उसने भेड़ें बनाई थीं, दयनीय। pitiful. Pitiful. Yeah, on the E3, I think it was E3 के बारे में मुझे लगता है कि ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी, क्योंकि कुछ महीने पहले ही उन्होंने स्नैपबैक लागू करते हुए कहा था, हम प्रतिबंध लगा रहे हैं क्योंकि ईरान JCPOA की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन ईरान बातचीत कर रहा था, और जैसा कि पिछली बार भी हुआ था, इंडिया, जैसा कि ओमान के विदेश मंत्री अलबुसैदी ने कहा था, ईरान JCPOA से भी आगे बढ़कर शर्तें और नियम स्वीकार करने के बहुत करीब था। फिर जून में उन पर बमबारी हुई, और फिर भी JCPOA में आखिर गलती क्या थी? And what was wrong with the JCPOA? It was Radisson have go up worth. मॉल It was Trump that arbitrarily suspended. इसे ट्रंप ने मनमाने ढंग से निलंबित किया था, और फिर बाइडेन, उन्होंने इसे नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया। JCPOA के साथ कोई समस्या नहीं थी। किसी ने यह नहीं कहा कि ईरान इसका पालन नहीं कर रहा था। आपके श्रोताओं की जानकारी के लिए, संयुक्त व्यापक कार्य योजना ओबामा प्रशासन के दौरान तय की गई थी, और किसी ने इसकी शिकायत नहीं की, सिवाय बेशक इजराइल के। En het Israel en het Sahel ik het sectie op permanent berthold race. No meer hersen broodpoot vrij. Dominate the region. Yeah. But this time around, I think हाँ, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि मुद्दा परमाणु सवाल से जुड़ा ही नहीं था। जैसा कि संघर्ष मंचों ने दिसंबर के आसपास हिब्रू प्रेस की अपनी पढ़ाई के आधार पर बताया, रिपोर्टों में कहा गया कि नेतन्याहू ने मारे लागो में एक बैठक के दौरान ट्रंप से कहा कि अब माहौल परमाणु मुद्दे को लेकर नहीं है। हम जानते हैं कि ईरान के पास वह नहीं होने वाला। ये ईरान को तोड़ने के बारे में है। The issue was the opportunity to rid itself. हाँ, निश्चित रूप से अपने आप को मुक्त करने का अवसर था। ठीक वही जो उसने 67 में किया था, जब उसने खुद को मिस्र से मुक्त किया। और जून 67 ने उस समय जिसे उग्र अरब राष्ट्रवाद कहा जाता, उसकी अंतिम हार को चिह्नित किया। और अब वे उसी तरह की अंतिम हार थोपना चाहते हैं, जिसे उग्र इस्लामी कट्टरपंथ कहा जाता है। तो ये परमाणु मुद्दा नहीं था। मेरा मतलब है, ईरान को, जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, परमाणु हथियारों से इजराइल पर हमला करने के लिए पागल होना पड़ेगा। तो ऐसा होने वाला नहीं है। ये बस इस बारे में था कि उन्हें ये पूरा करने की अनुमति न दी जाए, या ईरान के साथ वही करने की अनुमति न दी जाए जो उन्होंने 1967 में मिस्र के साथ किया था। अब ये सच है कि 67 में वे मिस्र को विघटित करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। Disintegrate Egypt.
Now they don't really much care. It's like when I hear people say, well, अब all our उन्हें policies वास्तव में are ज्यादा against परवाह the नहीं है। disintegration ये of वैसा ही है Israel. जैसे जब मैं They don't लोगों को care ये that कहते Israel सुनता gets हूँ, disintegrated. देखो What do they care? हमारी नीतियों की सारी That's असफलताएं, not policy failure. लीबिया का It's विघटन। just a matter of क्या अमेरिका को importance. परवाह है कि लीबिया बिखर गया है? क्या उन्हें परवाह है? ये कोई नीति की असफलता नहीं है, ये तो अमेरिका के लिए उदासीनता का मामला है। तो हाँ, इराक का सवाल मैं कहूँगा ज़्यादा जटिल है। इराक का विघटन लीबिया की तुलना में ज़्यादा जटिल है। ईरान का भी ऐसा ही होगा, लेकिन ये एक अवसर था, ईरान से छुटकारा पाने का अवसर, ताकि क्षेत्रीय नियंत्रण में कोई बाधा न रहे। मुझे अब हेजेमनी शब्द पसंद नहीं आने लगा है, पूरे क्षेत्र पर प्रभुत्व या नियंत्रण। Total regional domination or control. I want to ask you a little bit about the domestic मैं आपसे mood, घरेलू माहौल के given, बारे में थोड़ा some पूछना of चाहता the, हूँ, क्योंकि कुछ polls, सर्वेक्षणों से पता suggest चलता है that, कि ये the युद्ध war is, बेहद अलोकप्रिय extremely है, unpopular, शायद maybe आबादी even के 3/4 हिस्से तक 3/4, के बीच भी। of the और ये population, बात and this चौंकाने was वाली थी। striking. I mean, in one sense, मेरा this was मतलब है, not एक दृष्टि से ये surprising because आश्चर्यजनक that नहीं है, came off क्योंकि ये नरसंहार after के the तुरंत बाद genocide हुआ was था, had shifted जिसने over जनमत को बड़े pretty पैमाने पर बदल massively, दिया and था। so not तो ये शायद surprising that पहला this is अमेरिकी युद्ध है probably जो शुरुआत the से ही first अलोकप्रिय American रहा है। war that is लेकिन इस unpopular from अलोकप्रियता the को देखते get-go, हुए और ये देखते but हुए कि यूरोप, given its अमेरिका और unpopularity, ऑस्ट्रेलिया के given सत्तारूढ़ how the अभिजात ruling वर्ग ने elites in इस पर both और जोर Europe दिया है, and the US, आपका क्या in आकलन है Australia, कि they have अभिजात doubled वर्ग और down on आम it. जनता के बीच ये विभाजन What आगे is कैसे your विकसित assessment होगा? of how that divide between the elites and the people at large going to pan out? Well, I think there are a lot of there are some. खैर, मेरा मानना है कि कुछ, खैर मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ गलतफहमियां हैं युद्ध की लोकप्रियता को लेकर, पिछली लड़ाइयों और इस तरह की बातों की तुलना में। अगर हम 2003 में लौटें, जब अमेरिका के इराक पर हमले की तैयारी चल रही थी, तब दुनिया के इतिहास में सबसे बड़े युद्ध विरोधी प्रदर्शन हुए थे, जो अमेरिका के हमले का विरोध कर रहे थे। शायद आप उस समय बहुत छोटे रहे होंगे, मेरा ऐसा अनुमान है। तो ये जो धारणा है कि वह युद्ध लोकप्रिय था, वह बिल्कुल भी लोकप्रिय युद्ध नहीं था। That was not a popular war at all. And you will recall तनिजन शर्कशाह की 1990 मूथ के विपरीत, जब अमेरिका ने लगातार 8 सुरक्षा परिषद प्रस्ताव पारित करवाए थे, जिनमें वह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी, जिसने मूल रूप से, भले ही औपचारिक रूप से नहीं, इजराइल को तथाकथित प्रथम खाड़ी युद्ध में हमला करने की अनुमति दी थी। 2003 में बुश को संयुक्त राष्ट्र में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। वह इराक पर हमले के समर्थन में कोई भी संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव पारित नहीं करवा सके। जर्मनी, चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर और विदेश मंत्री योश्का फिशर, जो ग्रीन पार्टी से थे और वामपंथी माने जाते थे, के नेतृत्व में 2003 में इराक पर हमले का खुलकर विरोध कर रहा था। मेरी याद के अनुसार फ्रांसीसी भी इसके विरोध में थे। हालांकि मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने भी इसका विरोध किया था। Yeah, the French were, फ्रांसीसी विरोध में थे। विरोध, तो ये घरेलू स्तर पर लोकप्रिय युद्ध नहीं था। अमेरिका और विश्व इतिहास में सबसे बड़े युद्ध विरोधी प्रदर्शनों में से एक, और यूरोपीय देशों से भी बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था। इसलिए यह धारणा कि यह किसी अभूतपूर्व रूप से अलोकप्रिय युद्ध था, बिल्कुल गलत है। शायद बहुमत नहीं, बल्कि केवल एक बड़ा हिस्सा विरोध में था। Can I have a brief comment here? क्या मैं यहाँ एक छोटा सा टिप्पणी कर सकता हूँ? हाँ, मेरा मानना है कि 2003 में हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे, लेकिन इस बार वैसे प्रदर्शन नहीं हुए हैं। मुझे लगता है कि कुछ सर्वेक्षणों में, मुझे ठीक याद नहीं है, लेकिन लगभग 2003 के आसपास जो नतीजे आए थे, उनमें यह दिखाया गया था कि पहले तो कब्जे का सवाल था, जिसका मतलब यह था कि जैसे जैसे प्रतिरोध मजबूत होता गया, जनमत में बदलाव आता गया। लेकिन इस बार जो हम देख रहे हैं वह यह है कि एक तरफ तो 2003 जैसे प्रदर्शन नहीं हुए हैं, और दूसरी तरफ सर्वेक्षण ये दिखा रहे हैं कि युद्ध के प्रति बहुत नकारात्मक राय है। शायद इसलिए कि अमेरिका जिस खुलेपन से घरेलू स्वतंत्रता पर अंकुश लगा रहा है, उससे लोगों में असंतोष बढ़ा है।
freedom and so on. So that might be one of the reasons. So the other reason might तो ये कारण हो सकता है, या फिर एक और कारण ये हो सकता है कि लोगों को विश्वास नहीं है कि वे पश्चिमी देशों में अपनी सरकारों को प्रभावित कर सकते हैं। मेरा मतलब है वहाँ कुछ हद तक निंदकता हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार जो विभाजन हम देख रहे हैं वह यही है। जनमत सर्वेक्षणों में ये बेहद अलोकप्रिय है, शायद 2003 से भी ज़्यादा, लेकिन प्रदर्शन और कार्यकर्ता उतने सक्रिय नहीं। N28 2003 Tabor. not as active as it used to be in 2003. Yeah, I think that's मुझे लगता है correct. ये सही है। मुझे लगता है कि अमेरिकी लोग युद्ध से थक चुके हैं। इस बात का मुझे पूरा यकीन है, लेकिन मुझे लगता है कि 2003 के बारे में एक धारणा गलत है। 2003 में वामपंथ की स्थिति ये थी, और आप जाकर देख सकते हैं, मैंने इसका अध्ययन किया है, और उस समय मैं खुद भी सक्रिय था। उनकी स्थिति थी, ये एक आसान युद्ध होगा लेकिन असंभव कब्जा, और ये बिल्कुल सही साबित हुआ। वामपंथ ने इराक में क्या होने वाला है इसका बहुत सटीक अनुमान लगाया था। जैसा कि आप जानते हैं, ओबामा ने प्रसिद्ध रूप से युद्ध का विरोध किया था। खैर, वह कुछ हद तक बकवास है। जैसे ओबामा की हर बात, आप जानते हैं, ये पूरी तरह से बकवास है। सबसे पहले उस समय इलिनॉयस के वरिष्ठ सीनेटर डिक डर्बिन ने युद्ध का विरोध किया था। उन्होंने हमले का विरोध किया था। ओबामा एक उदारवादी क्षेत्र वित्तीय क्षेत्र हेयर्ड पार्क से आ रही है, और एक ग्रेक स्काउलिंग सीर्ड। which was Hyde Park, and they opposed it. Third of all, his biggest fundraisers. तीसरी बात, उनके सबसे बड़े फंडरेजर पेनी प्रिट्जकर, उनका भाई, मेरा ख्याल है कि उनका भाई ही है, अब शिकागो का मेयर है। वह उनके बड़े धन जुटाने वालों में से एक थी। दरअसल वह प्रिट्जकर नहीं थी, कोई और थी, और मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। वे इसके खिलाफ थीं, तो इसमें कोई साहस नहीं लगा। और वास्तव में डेविड एक्स लॉर्ड, जो उनके अभियान प्रबंधक थे, ने कहा था, आपको इसके खिलाफ आना चाहिए। उनका मानना था कि राजनीतिक रूप से इसका विरोध करना उनके लिए फायदेमंद होगा, इसलिए इसके खिलाफ होना एक लोकप्रिय रुख था। इसमें कोई खास राजनीतिक साहस नहीं लगा। दूसरी बात, ये सब इस पर निर्भर करता है कि आगे क्या होता है। अगर अमेरिका एक हफ्ते में जीत जाता है तो सारा विरोध गायब हो जाएगा। ट्रंप इतराएंगे और बाकी सब लोग छिप जाएंगे। Trump will be gloating, everybody else will be hiding. So where public opinion ends up. तो सार्वजनिक राय अंततः कहाँ पहुँचती है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि यह मामला कैसे आगे बढ़ता है। जब तक ये स्पष्ट नहीं हो जाता कि अगर अमेरिका और इजराइल ईरान को सफलतापूर्वक कमजोर कर देते हैं तो लोग कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, तब तक मैं सार्वजनिक राय के विरोध को बहुत अधिक महत्व नहीं दूंगा। एक और तुलना है जो मुझे महत्वपूर्ण लगती है 2003 के साथ, और वह है ये पूरा मुद्दा कि असल में नियंत्रण किसके हाथ में है, यहाँ कौन नेतृत्व कर रहा है। अब 2003 बहुत अलग था, बहुत अलग। मुझे नहीं लगता कि लोग मेरी राय में पूरी तरह समझते हैं 3 और आज के बीच कितना अंतर है। डिक चेनी उपराष्ट्रपति और डोनाल्ड रम्सफेल्ड रक्षा सचिव, वे बहुत बुद्धिमान लोग थे, वे बहुत सक्षम लोग थे, वे बहुत मेहनती लोग थे। They were very hard-working guys. They had long experience in government. उनके पास सरकार में लंबे समय का अनुभव था। उनमें से हर एक का, चाहे आप विश्वास करें या नहीं, अनुभव 50 साल पीछे तक फैला हुआ था। वे क्लिंटन जैसे थे। क्लिंटन पहले से ही सक्रिय थे। वे अपनी 20वीं उम्र में सीनेट की विदेश संबंध समिति में काम कर रहे थे। जब आप राजनीति में होते हैं तो लगभग हमेशा ऐसा होता है कि आप बहुत कम उम्र में अपनी 20वीं में ही शुरुआत करते हैं। ये उनके खून में, उनकी हड्डियों में था। तो आपके पास वरिष्ठ स्तर पर 2 अत्यंत सक्षम लोग थे, यानी रक्षा सचिव और उपराष्ट्रपति, और फिर आपके पास सभी नौकरशाहियों में स्टाफ था, बहुत ही सक्षम नव रूढ़िवादी, डगलस फेद जैसे लोग। ठीक है, मुझे वे पसंद नहीं है। मेरा मानना है कि आप जानते हैं, वे निश्चित रूप से सबसे ऊंचे लैंप पोस्ट से, शायद एफिल टावर से लटकाए जाने के लायक हैं। लेकिन कोई भी उनकी बौद्धिक क्षमता और उनकी ईमानदारी पर शक नहीं कर सकता। उन्होंने कड़ी मेहनत की, ठीक है, तो वहीं पर मेरा उनसे मतभेद था।
अब मेरे मित्र जॉन मीरशाइमर, मैंने उनकी किताब द इज़राइल लॉबी से पूरी तरह असहमति जताई। उसका शीर्षक बहुत तटस्थ सा लग रहा था। मुझे अब ठीक ठीक याद नहीं। मैंने उससे इसलिए असहमति जताई क्योंकि मुझे उसका आधार पूरी तरह बेतुका लगा। उसका तर्क यह था कि इज़राइल ने अमेरिकी शासक वर्ग को ऐसे युद्ध में फंसा दिया जो अमेरिका के राष्ट्रीय हित में नहीं था। खैर, जैसा कि मैंने अपनी आलोचना में कहा था, कोई भी डिक चेनी और डोनाल्ड रम्सफेल्ड को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। वे ये सोचने में गलत थे कि वे युद्ध जीत सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। उनके पास हमारे राष्ट्रीय हितों की एक बहुत ही विशिष्ट धारणा थी, जिसे सभी सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग ने जरूरी नहीं कि साझा किया हो। यह तो निश्चित है। सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग में ऐसे सदस्य थे जिन्होंने युद्ध का विरोध किया। ठीक है, तो वे समझदार थे, लेकिन उतने समझदार नहीं जितना वे खुद को समझते थे। वे मानते थे कि वे अमेरिकी राष्ट्रीय हित में कार्य कर रहे हैं, लेकिन अन्य लोगों ने उसी हित की गणना करते हुए इराक के साथ युद्ध में जाने की बुद्धिमत्ता और विवेक के बारे में पूरी तरह अलग निष्कर्ष निकाले। लेकिन धोखा खाया, ठगा गया नहीं। कोई भी डिक चेनी या डोनाल्ड रम्सफेल्ड को धोखा नहीं देता या ठगता। ऐसा नहीं होता। अब हम एक बिल्कुल अलग स्थिति में हैं, बहुत अलग। वर्तमान में ओवल ऑफिस में बैठा व्यक्ति एक बंदर है। वह एक बंदर है। वह बंदर जैसा दिखता है। वह बंदर की तरह बात करता है। He talks like an ape. His syntactical structures, to use a phrase, उनकी वाक्य संरचनाएं प्रोफेसर चॉम्स्की की मैग्नम ओपस की भाषा में कहें तो एक वानर जैसी हैं। वो कोई मिसिंग लिंक नहीं है। नहीं, ऐसा कहना मिसिंग लिंक का अपमान होगा। वह एक वानर है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि वो कुछ पढ़ते हैं। जब भी वह जागते हैं, अपना पूरा समय ट्रूथ सोशल या फॉक्स न्यूज़ देखने में बिताते हैं। मुझे बहुत संदेह है। हर सुबह राष्ट्रपति की मेज पर प्रमुख खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट होती है कि दुनिया में क्या चल रहा है। मुझे बहुत संदेह है कि वो उसे पढ़ते हैं। ओबामा ने जब भी बास्केटबॉल नहीं देखा तो केवल खुफिया रिपोर्टें पढ़ी। वह ऐसा करते थे। हर सुबह उन्हें पढ़ते थे। इसमें कोई शक नहीं। वह एक अच्छे चौथी कक्षा के छात्र की तरह थे। नुमारा चौथी है शर्नर्ड यूमोस्टेरडी। People like Clinton, no, क्लिंटन जैसे लोग, तुम जानते हो, क्लिंटन हमेशा राष्ट्रपति पुस्तकालय में खोजबीन करते रहते थे। हमेशा कुछ नया ढूंढते रहते थे। वे निश्चित रूप से बौद्धिक रूप से बहुत जिज्ञासु थे। ओबामा ब्रीफिंग्स पढ़ते थे। ट्रंप कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। ट्रंप, जैसा कि तुम्हारे श्रोताओं को कोई आश्चर्य नहीं होगा, एक जबरदस्त आत्ममुग्ध व्यक्ति हैं। उनका व्यवहार ओवरकोट पहने बंदर जैसा, ऐसा है मानो वे सीजर और नेपोलियन का मिश्रण हो। नहीं, तुम सीजर नहीं हो, तुम नेपोलियन नहीं हो, तुम एक बंदर हो। उन्होंने अपने आसपास किन लोगों को रखा है? खैर, वहां मार्को रूबियो हैं। मार्को रूबियो, जब वह शौचालय जाते हैं तो अपनी जीपीएस साथ ले जाते हैं ताकि अपनी गुदा ढूंढ सकें। जानते हो मार्को रूबियो, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, हेगसेथ, वह शायद अपना आधा दिन हेयर ड्रायर के नीचे बिताते हैं। क्या वास्तव में कोई जानकार लोग उन्हें सलाह दे रहे हैं? अगर आप उन महिलाओं को देखें जो ऊंचे पदों पर हैं, तो वे सब ऐसी लगती हैं जैसे अभी अभी हूटर्स से बाहर आई हों। मैंने ऐसा समूह, ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा जिन लोगों को उसने अपने आसपास चुना है। और अगर उनमें जरा भी बुद्धि होती, जरा सी भी, तो क्या वे महान नेता की आलोचना करने की हिम्मत करते? मेरा मतलब है, क्या आप उस आदमी को सुनते हैं जो संयुक्त राष्ट्र का प्रतिनिधि है? ओ, मैं विटकॉफ को भूल गया। कुशनर। मुझे लगता है उसे यौवन अवरोधक दवाओं से दूर रहना चाहिए और थोड़ा दाढ़ी मूंछ उगानी चाहिए। उसका चेहरा चीनी मिट्टी जैसा दिखता है। सच में, वह यौवन अवरोधकों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। और फिर विटकॉफ, ठीक है, अगर मुझे किसी की जरूरत होती और मुझे गोल्फ के बारे में कुछ नहीं पता, तो अगर मैं गोल्फ कोर्स पर होता और ये जानना चाहता कि आयरन या वुड में से कौन सा इस्तेमाल करूं,
तो मैं विटकॉफ से पूछता, परमाणु वार्ताओं के बारे में नहीं। Nuclear negotiations. So, I think it is quite possible in this. मुझे लगता है कि इस खास मामले में कि पूरी तरह संभव है कि श्री नेतन्याहू आगे आएं। Netanyahu, he says, वे कहें कि ईरान खाई के किनारे पर है, बस थोड़ी सी आतंकवादी बमबारी, कुछ रणनीतिक हत्याएं और पूरा देश बिखर जाएगा। और ट्रंप एक अच्छे सेकंड हैंड कार बेचने वाले हैं। वह खुद को मना सकते हैं या किसी के द्वारा मना लिए जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के लूनी ट्यून्स कार्टून नेतन्याहू पहले संयुक्त राष्ट्र में दिखाया करते थे, तुम जानते हो लूनी ट्यून्स क्या हैं? वो पुरानी कार्टून श्रृंखला। ऐसे चित्र शायद ट्रंप जैसे बंदरों पर असर कर जाएं, उन पर शायद काम कर जाए। तो यहाँ यह संभावना है कि जब ट्रंप ने अपना निर्णय लिया जो अहंकार और अज्ञानता से उपजा था, तो वह किसी भी अमेरिकी राष्ट्रीय हित की गणना नहीं कर रहे थे। मुझे लगता है यह संभव है। मेरा मतलब है, आपको वह बात याद रखनी चाहिए जो स्पष्ट होनी चाहिए। आखिरकार राष्ट्रीय हित भी इंसानों के माध्यम से ही तय होता है, यह अपने आप नहीं हो जाता। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई एआई है जो कहे 8 मार्च को अमेरिका का राष्ट्रीय हित क्या है। ऐसा नहीं होता। यह सब इंसानों के माध्यम से ही होता है। और वह व्यक्ति जिस तरह से वो काम करता है, जिस तरह से वो ओवल ऑफिस में व्यवहार करता है, वह अपने आप में एक अलग बात है। सबसे पहले उसे परवाह नहीं है, सिवाय इसके कि वह सोचता है कि वही राष्ट्रीय हित है। 1950 के दशक के अंत में हमारे पास एक कहावत थी, जो जनरल मोटर्स के लिए अच्छा है वही देश के लिए अच्छा है। ये मान लिया गया था कि जो चीजें कॉरपोरेशनों के लिए अच्छी हैं वही अमेरिका के लिए भी अच्छी हैं। इस मामले में ट्रंप लुई 14वें की तरह हैं, मैं ही राज्य हूं। तो इस हद तक आप कह सकते हैं कि देखो, ट्रंप अरबपति वर्ग से आते हैं, इसलिए वे अरबपतियों के हितों को ही व्यक्त करेंगे। ये सही है, लेकिन फिर ट्रंप के भीतर कई अजीब सनकी पहलू हैं, और उनका अत्यधिक आत्ममुग्ध स्वभाव, और ये तथ्य कि उनके आसपास कोई भी व्यक्ति न्यूनतम योग्यता वाला भी नहीं है, और यह भी कि लोग उनके साथ वैसा व्यवहार करते हैं जैसे किम इल सुंग महान नेता के साथ किया जाता था। जैसा कि मैंने कहा, अगर आपने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के प्रतिनिधि को देखा हो, राष्ट्रपति ट्रंप ने कल कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, क्या किसी को परवाह है कि राष्ट्रपति ट्रंप किसी भी बात पर क्या कहते हैं? वह एक बंदर हैं। तो मेरी राय में ये 2003 से इस मायने में अलग है कि यह संभव है कि इजराइल ने जो कुछ हुआ उसमें निर्णायक भूमिका निभाई हो, क्योंकि नेतन्याहू जो एक अच्छे पुरानी कारों के विक्रेता हैं और ट्रंप की मानसिक क्षमता के अनुरूप आरेख दिखाते हैं, शायद उन्हें मना पाए हों। तो यहाँ मैं ये कहने को तैयार हूँ कि जहाँ 2003 में मैं इस विचार को लेकर सबसे अधिक संदेह में था कि इजराइल ने अमेरिका को उसके हित में न होने वाले युद्ध में उलझा लिया, जो मुझे बहुत ही असंभव लगा था, इस बार मैं कहूँगा, हाँ, मुझे लगता है कि इजराइल ने जो हुआ उसमें निर्णायक भूमिका निभाई हो सकती है। हाँ, ये बहुत ही प्रभावशाली है। 2003 में अमेरिका के लक्ष्य कहीं अधिक बड़े और भव्य थे। वे अफगानिस्तान गए थे। वह एक ध्रुवीय क्षण भी था जब अमेरिका की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थीं, और उन्होंने उस क्षेत्र में जितने संसाधन झोंके वह सामान्य तौर पर दिए जाने वाले संसाधनों से कहीं कहीं अधिक थे। अमेरिका का रुख बहुत स्पष्ट था। लक्ष्य इराक, सीरिया और ईरान थे। उस समय अमेरिका और इजराइल के बीच मतभेद था। इजराइल पहले ईरान पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था, जबकि अमेरिका पहले इराक पर जाना चाहता था। लेकिन उनके दिमाग में इराक, सीरिया उन तीनों ही थे। जाहिर है चीजें वैसे नहीं हुई ना, क्योंकि इराक से ईरान की ओर घटनाक्रम वैसा नहीं बढ़ा जैसा उन्होंने उम्मीद की थी। तो मुझे लगता है कि यह अंतर मेरे लिए खास तौर पर ध्यान देने योग्य है। आमतौर पर
तथाकथित वामपंथी दृष्टिकोण यह होता है कि यहाँ अमेरिका ही असली नियंत्रण में है। लेकिन मुझे लगता है कि इजराइल की भूमिका उतनी बड़ी है जितनी मैंने पहले नहीं मानी थी। Than I would normally have ascribed to it. I would have been curious if Professor Chomsky were. मैं ये जानने के लिए उत्सुक होता कि अगर प्रोफेसर चॉम्स्की हमारे बीच होते तो क्या वे इस बात पर उतने ही कट्टर होते कि ये एक अमेरिकी अभियान था। नहीं, हमले को सक्षम करने के संदर्भ में निश्चित रूप से ये अमेरिका है। मेरा मतलब है, इजराइल अमेरिकी सैन्य समर्थन के बिना पलक भी नहीं झपका सकता। तो एक सक्षमकर्ता के रूप में हाँ, निश्चित रूप से ये अमेरिका है, लेकिन एक योजनाकार के रूप में मुझे लगता है कि ये शायद इजराइल के अधिक करीब है। ये एक तरह का, जैसा कि मैं कहता हूँ, ट्रंप के मामले में अत्यधिक आत्ममुग्धता का मिश्रण है। और दो तरह की परिस्थितियां थीं। कई सफलताएं जो उसने हासिल की, संयुक्त राष्ट्र द्वारा उसे गाजा का अधिकार पत्र देने से लेकर फिर वेनेजुएला तक। Venezuela. He didn't. So it looked like it might be another easy victory. तो ऐसा लग रहा था कि ये उसके लिए एक और आसान जीत हो सकती है। लेकिन फिर याद रखना होगा कि उसकी बैलेंस शीट में एक नकारात्मक पक्ष भी था। ग्रीनलैंड वैसा नहीं गया जैसा उसने सोचा था। मिनेसोटा एक आपदा में बदल गया, उसे पीछे हटना पड़ा, और फिर टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। तो ये दो परिस्थितियों का मेल था। एक तरफ उसकी कई जीतें, उसे लगा था कि ये भी वैसा ही होगा, या नेतन्याहू ने उसे यकीन दिला दिया था कि ईरान में ये एक आसान जीत होगी। लेकिन दूसरी तरफ उसे लगातार हो रही हारों से ध्यान हटाने की भी जरूरत थी। ग्रीनलैंड की विफलता, मिनेसोटा की विफलता। China the best. China की next drawer. China कहाँ? इसके इनकी not in the four. He said he could It's an do extra the grow. war, he lost. Right. The tariff debacle. सही कहा, टैरिफ की गड़बड़ी। और फिर मुझे नहीं पता कि इतिहास की किताबों में ये कहाँ दर्ज होगी, क्रिस्टी नोएम की गड़बड़ी। तो उसे विषय बदलने के लिए कुछ चाहिए था, एक अच्छी जीत जिससे ध्यान हटाया जा सके। जब आप इन दोनों बातों को जोड़ते हैं तो हाँ, उसके पास ईरान पर हमला करने का एक ठोस कारण था। लेकिन निश्चित रूप से उसे उन सभी चर, अनजान पहलुओं और छिपे हुए खतरों का भी अंदाजा होना चाहिए था। और वहाँ उसके पास कोई घरेलू सलाहकार नहीं थे, एक भी नहीं। और ये पूरी तरह संभव है कि चेनी और रम्सफेल्ड के अधीन अमेरिका कभी भी इजरायली खुफिया पर निर्भर नहीं होता। वे जानते थे कि इजरायली खुफिया इजरायल के लिए काम करती है और वही जानकारी देगी जो इजरायल के हित में होगी। वे अमेरिकी खुफिया पर निर्भर नहीं होने वाले थे, ऐसा होने वाला नहीं था। Just for our viewers, I wanted to plug in. सिर्फ हमारे दर्शकों के लिए मैं ये बताना चाहता था, माफ कीजिए, अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया परिषद, जो 8 अलग-अलग खुफिया एजेंसियों की रिपोर्टें तैयार करती है, ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें कहा गया था कि किसी भी तरह का हमला जिसमें तथाकथित सर्वोच्च नेता पर निर्णायक प्रहार भी शामिल हो, शासन परिवर्तन की ओर नहीं ले जाएगा। मुझे यकीन है कि उसने वह कभी नहीं पढ़ी होगी। Højst særprydet en davradzi, nodes and das that is utrain healed. You couldn't he spatter. He's incapable. I mean, just remember Trump. वो अक्षम है। मेरा मतलब है, बस याद कीजिए, ट्रंप 67 साल के हैं, और जब वह 23 के थे तब भी वह सबसे तेज दिमाग या सबसे समझदार व्यक्ति नहीं थे। मुझे नहीं लगता कि वे कुछ पढ़ते हैं। पढ़ना, चाहे आप माने या न माने, मुझे पता है कि यह आपके कई दर्शकों के लिए चौंकाने वाली बात होगी, समय लेता है और इसमें मानसिक ऊर्जा लगती है, और उनके पास इतनी मानसिक ऊर्जा और अनुशासन है कि वो एक ट्वीट पढ़ सकें, बस इतना ही। Or verse doesn't Howard Torth. मुझे पता है, लोग ये सुनकर हैरान क्यों होंगे कि मैंने ऐसा कहा। जानते हो, चेनी और रम्सफेल्ड ने बहुत मेहनत की। मेरा एक दोस्त था, अब वो नहीं रहा, जो व्हाइट हाउस में कंप्यूटर सिस्टम का प्रमुख था, बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति। वह यूनिसिस UNISYS का मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी था, जो अमेरिका की सबसे बड़ी रक्षा कंप्यूटर कंपनी है। ये वॉशिंगटन में है, और वह मेरा बचपन का दोस्त था,
बहुत ही होशियार व्यक्ति. It's in Kitsmengnej, Yismewer, and if it's a tegord. Is Spaputar Kaffening Dedi Hang Chmerk Rizaprate with Suxanal Greer. On opposite sides in this whole thing called US power. And he once said to me, Norm. और एक बार उसने मुझसे कहा, नॉर्म, मैं चाहता हूं कि तुम ये जानो, क्योंकि वह हर दिन व्हाइट हाउस में रहता था, कंप्यूटर सिस्टम का प्रभारी. मैं चाहता हूं कि तुम ये जानो, वे बहुत मेहनत करते हैं, यानी चेनी, रम्सफेल्ड और उन सब का समूह. और मैंने कहा, बिल्कुल वे बहुत मेहनत करते हैं. वे अपने हितों की रक्षा कर रहे हैं उस व्यवस्था की, जिसके वे लाभार्थी हैं और जिसके प्रति वे गहराई से प्रतिबद्ध हैं. वे अपने हितों की रक्षा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वे बहुत मेहनत करते हैं. ट्रंप ने बहुत मेहनत की? नहीं. हेगसेथ, हाँ, वह अपने बाल संवारने में बहुत मेहनत करता है, ये मैं मानता हूं. रूबियो नहीं. तो वहां एक खालीपन था, एक मानसिक खालीपन. सबसे शाब्दिक अर्थ में वहां एक निर्वात था, और इजरायलियों ने उसे भर दिया. उन्होंने उसे भर दिया. तो मुझे लगता है कि इस मामले में यह कहना उचित होगा कि यह काफी हद तक एक इजरायली युद्ध था. हालांकि निश्चित रूप से हमें संरचना के संदर्भ में भेद करना होगा, लेकिन इसे संभव बनाने के संदर्भ में आप जानते हैं, इजराइल कुछ भी नहीं कर सकता था अगर संयुक्त राज्य अमेरिका न होता. आप जानते हैं, जैसे वह बेवकूफ़ी भरी बात जो रूबियो ने कही थी, हमें अंदर जाना होगा क्योंकि इजराइल ने कहा कि वह हमला करने वाला है. ओह, सच में? ट्रंप बस मुड़कर कह सकते थे, यह सब बकवास है. लेकिन भले ही यह सच होता, मान लीजिए काल्पनिक रूप से, वह बस उसकी ओर मुड़कर कहता, ठीक है, जो चाहो करो, तुम एक संप्रभु देश हो, लेकिन तुम्हें कोई अमेरिकी ज़रूरत नहीं लेंगे. हम तुम्हारी संयुक्त राष्ट्र में रिजर्विंग स्ट्रेंथ, हम संयुक्त राष्ट्र में ईरान का समर्थन करेंगे. We are going to support Iran in the UN. सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया. 2003 में खुफिया एजेंसियां कम से कम इस बात पर तो सही थी कि सद्दाम हुसैन अलोकप्रिय था. बेशक उन्होंने सामूहिक विनाश के हथियारों, अल-कायदा से संबंधों और लोकतंत्र की पूरी कहानी जैसी बातें गढ़ ली थीं. उन सब बातों को या तो पूरी तरह गलत समझा गया था या फिर उन्होंने खुद ही बना ली थी. लेकिन कम से कम खुफिया जानकारी इस बात पर सही थी कि सद्दाम हुसैन की अलोकप्रियता को देखते हुए अमेरिकी सैनिकों का प्रवेश आसान होगा. लेकिन इस बार वे पूरी तरह गलत साबित हुए. But this time they were completely wrong. Everybody expected that. सबको इसकी उम्मीद थी. वामपंथी हलकों में यह धारणा थी कि अमेरिका युद्ध के मैदान में आसानी से इराक को हरा देगा. सवाल था कब्जे का, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि यह लंबा चलेगा, और तबाही की बात पर वे सही साबित हुए. अब ओबामा अपनी आत्मकथा में इसका श्रेय लेना चाहते हैं कि उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी. नहीं, श्री ओबामा, वे उस समय हाइड पार्क के हिप समूह का हिस्सा थे, जिसे आज हम वोक कहते हैं. तब मैं उसे हिप्पा कहता था, और वे जानते थे कि वामपंथी तर्क क्या थे, और वही बातें वे कह रहे थे. मैंने इसे अपनी किताब बर्न दैट ब्रिज में दर्ज किया है. उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा था जो उस समय वामपंथी हलकों में और लोग नहीं कह रहे थे. अब वे ये श्रेय लेना चाहते हैं कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि इराक में कब्जा एक आपदा साबित होगा. सबने इसकी भविष्यवाणी की थी. यह तो तय ही था. अब क्या होगा, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है. देखो, मैंने तुम्हारा चार्ल्स फ्रीमैन वाला कार्यक्रम सुना था. मैंने उसे कल रात देखा. मैंने पूरे शॉर्ट 6 मिनट देखे. वह निश्चित रूप से बेहद जानकार व्यक्ति हैं, और वह गंभीर व्यक्ति हैं, और उन्हें उस क्षेत्र की अच्छी समझ है. वह सऊदी अरब में अमेरिका के राजदूत रह चुके हैं, तो उन्हें उस क्षेत्र की जानकारी है. एक जगह उन्होंने कहा कि ट्रंप जो कहते हैं उसे जरा सा नहीं, बल्कि एक बड़े पत्थर जितने नमक के साथ लेना चाहिए. और हाँ, यह निश्चित रूप से समझदारी भरी सलाह है. बस एक बात है, जैसा कि मैंने आज अपनी दोस्त सना कासिम से कहा, मेरी दोस्त, मेरी साथी, मेरी वेबमास्टर, मेरी सब कुछ. मैंने उससे कहा, देखो, ये लोग तो कह रहे थे कि हमास गाजा में इजराइल को हरा रहा है.
तो मुझे भी उन्हें थोड़ा संदेह के साथ ही लेना होगा। So I have to take them with a grain of salt. Because that was all wrong. क्योंकि वह सब पूरी तरह गलत था। वह सब I गलत noticed था। the Israelis are now saying- मैंने देखा अब इजरायली कह रहे हैं कि ईरान में ये कुछ हफ्तों का मामला होगा, और यह बात मुझे दिलचस्प लगी। And that was जानते हैं क्यों? interesting to me. You know क्योंकि why? उन्होंने कभी नहीं कहा था कि गाजा में ये कुछ हफ्तों में खत्म हो जाएगा। It would take a few weeks. उन्हें पता था कि इसमें बहुत लंबा समय They knew लगेगा। it would take a very long जानते time. क्यों? You know why? क्योंकि ईरान एक युद्ध है। Because Iran is a गाजा एक war. नरसंहार था, Gaza और is उन्हें a पता था genocide. कि उस नरसंहार को अंजाम देने में समय लगेगा। लेकिन वे सोचते हैं कि बस सिर काट सकते हैं। आप जानते हैं, कुछ और हफ्तों में, But they think they can शायद just इस हफ्ते से ही attack तीव्र आतंक बमबारी in a शुरू few हो more जाएगी। weeks, probably क्योंकि this आमतौर पर will begin पारंपरिक रूप से, the intense जिसे वे कहते हैं, terror आप जानते हैं जो शब्द वे इस्तेमाल करते हैं, bombing. टारगेट Usually बैंक। terror- usually ईरान बहुत terror बड़ा is देश है, what they call- इसलिए उनके पास बहुत बड़ा टारगेट बैंक होना चाहिए। समस्या यह है, It's a very big- टारगेट बैंक का मतलब है युद्ध के मैदान में जीत हासिल करने के लिए इंट्रूटर्सलियो फोर्स्ट्रसलकेर्टानी। sites to take out in order to win on the battlefield. The problem is, so that would normally take some time. समस्या यह है कि ईरान जैसे बड़े देश के लिए तथाकथित टारगेट बैंक को खत्म करने में सामान्यतः कुछ समय लगता है। He's very impatient. बात यह है कि ट्रंप इंतजार नहीं करना चाहते। वे बहुत अधीर हैं। वे अपने सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि ये युद्ध अनुचित आलोचना झेल रहा है और वे इसे जीतना चाहते हैं। इसलिए उनकी प्रवृत्ति यह है कि नहीं, ये कुछ हफ्तों की बात नहीं होगी। वे सीधे आतंकवादी बमबारी पर जाना चाहते हैं। वे तुरंत वहीं जाना चाहते हैं। ये बहुत मज़ेदार है। आप न्यूयॉर्क टाइम्स की सुर्खियां पढ़ते हैं और वह अपनी पक्षपाती प्रवृत्तियों से ऊपर नहीं उठ पाता। वह कहता है कि इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह को निशाना बना रहा है। सच में? नहीं। इजराइल उस चीज में लगा है जिसे सब दहिया सिद्धांत, इसे किसी शानदार नए सिद्धांत के रूप में पेश किया जाता है, जैसे कि सुन त्सू के बाद से ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या कहते हैं उसे? ओह हाँ, पश्चिम का प्रसिद्ध सैन्य ग्रंथ सुन त्सू नहीं। Oh gosh, the famous military manual in the West, not Sun Tzu. The art युद्ध कला। No, that's Sun Tzu, but there's another one in the West. As if there's some. वह सुन त्सू की बात है, लेकिन पश्चिम में भी एक और है, जैसे उन्होंने कोई नया सिद्धांत खोज लिया हो। दहिया सिद्धांत। दहिया सिद्धांत तो बहुत पुराना है। यह नागरिक आबादी पर आतंक फैलाने वाला बमबारी अभियान है ताकि वे सत्तारूढ़ ताकत के खिलाफ हो जाएं। दक्षिण लेबनान के मामले में वह हिजबुल्लाह है। वे हिजबुल्लाह को निशाना नहीं बना रहे हैं, वे नागरिक आबादी को निशाना बना रहे हैं। ये बस पुरानी शैली की आतंकवादी बमबारी है, जैसा उन्होंने पहले भी किया था। आज भी मूर्ख लोग इजराइल हमास युद्ध की बात करते रहते हैं। हमास के खिलाफ कोई युद्ध नहीं है, कोई लड़ाई नहीं हुई, एक भी नहीं। एक भी इजरायली रोज नहीं मारा गया, एक भी नहीं। Not even one Israeli was killed per day. Not one. Not even one. It was like one every 2 days. एक भी नहीं। Or 1.5. ये ऐसा था जैसे हर 2 दिन में एक या 1.5 दिन में एक। ये एक नरसंहार था। नहीं, नरसंहार लोगों का सफाया करने के लिए नहीं था, ये सही है। नरसंहार का उद्देश्य आबादी को बाहर निकालना था, लेकिन उन्हें बाहर निकालने के लिए उन्हें एहसास हुआ कि आबादी के एक बड़े हिस्से को नष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लोग जाना नहीं चाहते थे। वे गाजा छोड़ना नहीं चाहते थे, और वे गाजा छोड़ भी नहीं सकते थे। तो वे केवल उन्हें बाहर निकालने के लिए नरसंहार का सहारा नहीं ले रहे थे, बल्कि तथाकथित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उन्हें अपनाने के लिए मनाने की भी कोशिश कर रहे थे। जैसे कि वे नरसंहार कर रहे हैं, हमें उन्हें अपने यहाँ लेना चाहिए। और वहाँ इस पर बहस चल रही थी। मेरा मतलब है, ये एक नैतिक दुविधा थी। क्या आपको ये समर्थन करना चाहिए कि गाजा की सीमाएं खोली जाएं ताकि लोग मिस्र जा सकें? ये एक नैतिक दुविधा थी, लेकिन वो एक नरसंहार था। और यहाँ, जैसा मैं इसे वर्णित करूंगा, और यह असामान्य नहीं है, यह एक पारंपरिक युद्ध है जिसका उद्देश्य इराक की रक्षात्मक क्षमताओं को नष्ट करना है। आक्रामक को भूल जाइए, क्योंकि उसके पास वास्तव में कभी आक्रामक क्षमताएं थीं ही नहीं, उसकी रक्षात्मक क्षमताएं थीं। लेकिन इसमें एक आतंक का तत्व भी है, यानी आतंक फैलाने वाले बम हमलों का उपयोग ताकि जनता सरकार के खिलाफ हो जाए। लेकिन यह नरसंहार नहीं है, क्योंकि अंततः अमेरिका और इजराइल युद्ध के मैदान में जीतना चाहते हैं।
वे इसे सैन्य रूप से पराजित करना चाहते हैं और इसलिए अंततः यह सेनाओं के बीच का संघर्ष है। And so ultimately, it's a conflict between armies. Now, it has a terroristic component, but at the end of अब the इसमें day, एक आतंकवादी तत्व है, लेकिन दिन के अंत में ये वही है जो ट्रंप ने कहा, जो उनके सहायकों ने कहा। they did not want वह बिना शर्त unconditional surrender. आत्मसमर्पण चाहते हैं। Absolutely not. वे गाजा में बिना शर्त आत्मसमर्पण नहीं चाहते थे, बिल्कुल नहीं। वे हमास को बनाए रखना चाहते थे, कम से कम मीडिया की कल्पना में हमास को जीवित रखना चाहते थे। वे आत्मसमर्पण नहीं चाहते थे, वे निष्कासन चाहते थे। बहुत अलग बात है। गाजा में कोई वास्तविक सैन्य बल नहीं था, कोई वास्तविक सैन्य घटक नहीं था। ये विनाश था, जिसका उद्देश्य गाजा को सैन्य रूप से हराना नहीं था, बल्कि जनसंख्या को व्यवस्थित रूप से समाप्त करके बाहर निकालना था। जैसा कि मैंने कहा, मैंने पहले ही आपको बताया था, मैं सैन्य मामलों पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरा मतलब है, चार्ल्स फ्रीडमैन इस विषय में अत्यंत जानकार थे। I won't comment on the military matters. I mean, Charles Friedman was extremely knowledgeable. I've heard many very knowledgeable people. मैंने इस विषय पर कई बहुत जानकार लोगों को बोलते हुए सुना है, लेकिन मैं टॉल्स्टॉय की राय से सहमत हूँ। टॉल्स्टॉय ने अपने महान उपन्यास युद्ध और शांति में कहा था कि युद्ध में इतने अप्रत्याशित तत्व होते हैं कि ये जानना असंभव है कि कौन जीतेगा। बहुत सारे चर होते हैं। किसी भी निश्चितता के साथ भविष्यवाणी करना असंभव है। किसने कभी सोचा था कि वियतनामी 30 साल तक टिके रहेंगे? किसने कभी ऐसा सोचा था? मेरा मतलब है, वह तो मासिक स्तर पर आतंककारी बमबारी थी। इन्हीं 68 तक वे हर महीने वियतनाम पर 2 परमाणु बमों के बराबर बम गिरा रहे थे, और फिर भी वे टिके रहे। रूसी उदाहरण भी दिलचस्प है, सोवियत संघ का। जब नाजियों ने रूस या सोवियत संघ पर आक्रमण किया, तो शुरुआती कुछ महीनों में ये एक तरफा जीत जैसा था। It was a walkover the first few months. They just took over everything. And उन्होंने बस सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया, और इसका एक हिस्सा संभवतः मैं कहूँगा स्टालिन की तैयारी की कमी के कारण था। मुझे यकीन नहीं है कि वह कितना बड़ा कारण था, लेकिन मुख्य कारण बहुत स्पष्ट था। स्टालिन ने बहुत ही क्रूर सामूहिकीकरण किया, और 1930 के दशक तक शासन बेहद अलोकप्रिय हो गया था। अलोकप्रिय इसलिए क्योंकि वह इतना क्रूर था, इसलिए नाजियों के लिए बहुत आसान था। समस्या ये थी कि नाजी पूर्व में विनाश का युद्ध लड़ रहे थे। पश्चिम में ये एक सामान्य युद्ध था, जैसे कि युद्धबंदी शिविर, काफी मानक चीजें, लेकिन पूर्व में यह विनाश का युद्ध था। वे लेबेंसराउम चाहते थे, और लेबेंसराउम का मतलब था कि वॉर थैलस नोडन टू कपफर्ड। आपको स्वदेशी आबादी से छुटकारा पाना था। तो नाजी लक्ष्य और स्टालिन की प्रतिक्रिया के बीच उसने युद्ध को नए सिरे से परिभाषित किया। उसने पूरे साम्यवाद को हटा दिया। यह महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध बन गया, जो याटर 2 के युद्ध की याद दिलाता था। उन्होंने रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च को पुनर्जीवित किया, और पूरा ध्यान मातृभूमि की रक्षा पर केंद्रित हो गया। ईरान के साथ क्या होगा? एक सवाल यह है कि क्या आतंकवादी बमबारी की क्रूरता इतनी बढ़ जाएगी कि वह जनता को शासन के समर्थन में और अमेरिका तथा इजराइल के खिलाफ मोड़ दे? ये एक संभावना है। दूसरी यह है कि क्या ईरानी नेतृत्व इस संघर्ष को सफलतापूर्वक एक महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। और ये सोचना मुश्किल है कि इतने सारे लोग ये भूल सकते हैं कि वर्तमान शासन के अधीन ये जगह कितनी दुखद थी। ये सब बातें समझ से परे हैं। मुझे वियतनाम से एक बात याद है। एक बार मैंने वियतनाम के उस समय के नेशनल लिबरेशन फ्रंट के एक बहुत ऊंचे पदाधिकारी से पूछा था, उन्होंने ये कैसे किया? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप लोग इतने लंबे समय तक कैसे टिके रहे? और उसका जवाब बहुत सीधा था। उसने मुझसे कहा, पार्टी बहुत समर्पित थी, पूरी तरह प्रतिबद्ध, लोहे की मुट्ठी जैसी। वे लोग सच्चे क्रांतिकारी थे, और उसी मूल समूह ने अपने संगठन और पूर्ण संबल पर टिके रहने में सफलता पाई। जो रूसियों के पास था, जो ईरानियों के पास है,
उस स्तर की प्रतिबद्धता, वह क्षमता, और निश्चित रूप से वियतनाम के मामले में उन्होंने बड़े पैमाने पर भूमि सुधार किए जिससे बड़ी संख्या में लोग शासन का समर्थन करने लगे। जैसा कि मैंने कहा, देखिए मैं इस पर 1 घंटे तक बात कर सकता हूँ। इतने सारे कारक हैं कि मैं टॉल्स्टॉय से सहमत हूँ। आखिरकार बहुत ज्यादा कारक है। एप्स बेहार समवासिकार की, इसलिए मैं इनको स्वीकार करता हूँ। लेकिन मैडराइजन फिकीस निश्चित रूप से गहरी समझ है। तक मानो का मेरा मानना है मैंने की रिपेयर की ने एकीस तो इसे मैंने फोन पे रही Det doen fruits with tus behaves en wani करने care brace tor surdu behudjwax and invert asim mothug through talini is vatares en gehise. I hope they hold on. I'm not afraid to say it. Just on the Tolstoy vein, टॉल्स्टॉय की शैली में बात करें तो मार्क ब्लॉक, जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मार दिया गया था, वे एक महान इतिहासकार थे और उन्होंने कई उत्कृष्ट पुस्तकें लिखी। उन्होंने द हिस्टोरियंस क्राफ्ट नामक एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में उन्होंने कहा था कि युद्धों के दौरान एक चीज जिस पर भरोसा नहीं करना चाहिए वह है स्रोत। वे स्रोतों और इतिहासकारों के कार्य के बारे में लिख रहे थे। ओ मैं मुसीबत में हूँ, सचमुच बड़ी मुसीबत में। पहले ही 2 बार गा चुके हैं और मेरी एक मुलाकात तय थी। मुझे तुम्हारी बात बीच में ही रोकनी पड़ेगी। हम यहीं पर इसे समाप्त करेंगे। उन्होंने अभी कहा कि किसी भी सैन्य मामले पर प्रेस की किसी भी बात पर विश्वास न करें, क्योंकि वह सिर्फ प्रचार है। इसलिए सैन्य मोर्चे पर प्रेस की किसी भी बात पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन विश्लेषण उपयोगी है। ठीक है, हम यहीं पर इसे समाप्त करते हैं। प्रोफेसर फिंकलस्टीन, आपके समय और विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अलविदा। Have a wonderful rest of the day ahead. Bye. Hi, my name is Ayushman. नमस्ते, मेरा नाम आयुष्मान है। मैंने मुदियार ज्योतिष्मान के साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। पिछले 2 वर्षों में हमने वामपंथी और प्रगतिशील विचारधाराओं के लिए सामग्री तैयार करने की कोशिश की है। अब तक हमने अर्थशास्त्रियों, इतिहासकारों, राजनीतिक विश्लेषकों और कार्यकर्ताओं का साक्षात्कार लिया है। अगर आपको हमारी सामग्री पसंद आई है और आप चाहते हैं कि हम वामपंथ के लिए एक अभिलेखागार तैयार करें, तो मेरे पास आपके लिए 2 अनुरोध हैं। कृपया इस उद्देश्य के लिए दान करने पर विचार करें। लिंक नीचे विवरण में दिया गया है। और अगर आप दान नहीं कर सकते तो बुरा मत मानिए। आप हमेशा हमारे वीडियो को अपने साथियों के साथ लाइक और शेयर कर सकते हैं। अंत में सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। Finally, don't forget to hit the subscribe button.